नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम भाटिया जी। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार। प्रणाम सुनीता जी। नमस्कार ओम प्रकाश जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम रघुवंशी जी। तो नरेश जी आपने भेजा नहीं। नरेश जी को आवाज मिल रही है? सर नमस्ते। हाँ आपने भेजा नहीं। सर मेरे को मेल करने का समय नहीं लग पाया, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, पर्सनल व्हाट्सएप पे भी कर दिया था। पता नहीं, हमारे पास तो मेल से ही आना है। ठीक है कोई बात अच्छा, मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर किया था, ग्रुप में भी कर दिया था। कोई बात नहीं, ढूंढवा लेंगे। और बताइए क्या हाल चाल है। तो हम लोग सप्तम स्थान को पढ़ लिया था और शादी के साथ साथ स्त्री संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर हमको प्राप्त हो गया। अब जो आगे है, क्योंकि ताजिक नीलकंठी में भाव के अनुसार लिखा गया, तो सप्तम के बाद लिख दिया गया अष्टम भाव। प्रवासी का, युद्ध का, इन सब का विचार किया गया। तो अब युद्ध को युद्ध के रूप में तो माना ही जा सकता है, लेकिन अब युद्ध में सेनाएं 100 किलोमीटर चल के नहीं आती, 500 1000 किलोमीटर चल के नहीं आती। समझ गए? शत्रु की सेना, जैसे मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, ये सब कहां से चल के आते थे? अफगानिस्तान से के रास्ते आते थे, ईरान अफगानिस्तान होते हुए, और वो गुजरात सोमनाथ के ऊपर जाकर के आक्रमण करते थे। अब तो इतना दूर सेना को जाने आने की जरूरत नहीं है। अब लगभग सभी देश स्वतंत्र हो गए हैं। पहले अकेला हिंदुस्तान गुलाम था, ये नहीं कहा जा सकता। आप लोग इतिहास पढ़ेंगे, हिंदुस्तान के अंदर अनेक देश गुलाम थे, और सब, उसमें से अधिकांश देश ब्रिटेन के ही कब्जे में था। सब जगह बरतानिया शासन ही चलता था।
या उसके आसपास, जैसे कि कहते हैं हमारे गोवा के ऊपर पुर्तगाल का शासन था, ठीक है ना। तो जो अभी यूरोपियन कंट्री है, वही लोग पूरे विश्व के ऊपर शासन किया करते थे। तो इसका हम इस विषय पर नहीं जाना चाहते हैं, लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। उसी क्रम में इजराइल को भी आजादी मिली, उसके ऊपर भी ब्रिटेन का कब्जा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में कमिटमेंट किया था कि इजराइल को आजादी, एक देश दे देंगे। तो वो देश दे दिया गया, लेकिन ये नहीं बता के दिया गया कि इतनी सीमाएं तुम्हारी होंगी और इतनी सीमाएं जो है वो फिलिस्तीनियों की होंगी, ऐसा नहीं कहा गया। और जहां जहां इन लोगों ने सीमा विवाद बना करके छोड़ा, वहां आज तक सीमा विवाद चल ही रहा है, ठीक है। तो ये भविष्य जो है उसमें भी आप उलझे रहें, अपने तरक्की के मार्ग को छोड़ करके जीवन में उलझे रहें, इसलिए आपको तकलीफ दे दिया गया। हमारे यहाँ पाकिस्तान को बांट करके, और कहते हैं कि मोटे स्केच से जो है तो दिल्ली में बैठ करके नक्शा बना दिया गया। जिसकी वजह से हमारा बॉर्डर में बहुत कन्फ्लिक्ट है कि यहाँ है या वहां है, और हम लोग सीमाओं के ही इसमें लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। सीमा विवाद ही तो है सब जगह, और क्या है, रसिया के साथ क्या है, सीमा विवाद है। पाकिस्तान के साथ क्या है, सीमा विवाद है। वो तो अब कहता है कि कश्मीर हमको दे दो, वहां तक हमारी सीमा होगी, और हम कहते हैं कि नहीं, पीओके हमको दे दो। बांग्लादेश के साथ भी कुछ हद तक सीमा विवाद था, जो तत्काल सॉल्व हो गया है मोदी जी के शासन में। कुछ इधर जाओ कुछ उधर जाओ करके उसको ठीक कर लिया गया है। अभी 2-4 साल पहले नेपाल के साथ विवाद थोड़ा सा शुरू हुआ था, तो अभी वो भी शांत है, क्योंकि वो अब बंगाल के साथ और नेपाल के साथ जो सीमा विवाद होता है उसमें उस्काने वाली बात आती है। उस्काना मतलब आप लोग समझते होंगे कि चाइना नेपाल को थोड़ा सा हाथ लगाता है, कहता है कि ये वाला बोलो हमारा है, बंगाल को थोड़ी मदद करता है, ये वाला हिस्सा हमारा है। तो अब ये चाइना करवाते रहता है। बाकी नेपाल और बंगाल के साथ फिर भी हमारा बॉर्डर एरिया डिस्प्यूट बहुत ना के बराबर है। लेकिन जो बड़े देश हैं पाकिस्तान और चाइना, उसके साथ हमारा डिस्प्यूट है। तो अब अफगानिस्तान से लड़ाके चल करके आएंगे गुजरात में या बिहार में या मध्य प्रदेश में या दिल्ली में, ऐसा संभव नहीं है। बॉर्डर हमारा सील है, बॉर्डर से आगे कोई नहीं आ सकता। तो ऐसे स्थिति में अब पुराने जमाने की तरह युद्ध नहीं होता, और ना ही हम कह सकते हैं कि सेना नहीं आएगी, सेना आधे रास्ते से वापस हो जाएगी, हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं होगा, समझौता हो जाएगा, युद्ध नहीं होगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले यही सब चीज होता था, लड़ाई होता था 100 किलोमीटर दूर। जो सेनाएं चल करके आती थी हमारे राज्य के सीमा पे, वो खड़ी है सेनाएं, अब आक्रमण करेगा, हमारा राज्य तैयारी कर रहा है उससे जूझने के लिए। हमारी सेना कमजोर है तो वो राजा जीत गया, उसने हमारे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। ये सब बातें होती थी। उस राजा को मदद करने के लिए 3 राज्य के सेना और आए हुए हैं। तो ये सब कथाएं जो है आजादी से पूर्व और मुगल काल तक चलता रहा, अंग्रेज तक नहीं। अंग्रेजों ने तो सीधा सीधा शासन शुरू कर लिया कि वो अकेला ही शासन करेगा, वो किसी दूसरे को नहीं रखेगा।
तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न जो है आगे अप्रासंगिक होंगे। इसमें षटपंचाशिका के भी कुछ प्रश्न होंगे और कुछ ताजिक नीलकंठी के भी प्रश्न होंगे। उसको वर्तमान समय में अदालती विवाद के रूप में देखा जा सकता है। अगर आप बहुत साध लेंगे ज्योतिष को तो आप उसको अदालती विवाद या आपसी विवाद या गैंग वॉर जो होता है वो तो आज भी होता है, समझ रहे हैं, उसमें जाकर के आप इसको समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस पूरे सिद्धांत को हम खारिज कर दें और आपके सामने उपस्थित ही ना करें। तो इसमें पहली बार कहने जाएंगे, युद्ध को सप्तम से देखते हैं। हम पहले भी आप लोगों को बताए हुए हैं, शायद आप लोगों को याद होगा, कभी ना कभी एक लाइन में बोले होंगे। युद्ध को सप्तम से देखते हैं और हम अपने अपोजिशन को भी सप्तम से ही देखते हैं, मोटा मोटा यही बात। लेकिन हम पढ़ रहे हैं आठवां भाव और कहते हैं कि यदि लग्नेश और अष्टमेश का संबंध हो जाए, एक लाइन में समझिएगा, बाद में हम श्लोक के ही माध्यम से पढ़ाएंगे, जो जो बताया गया वो सब बताएंगे। हमको पता है कि हमारा नया सेशन मेडिकल का आ जाएगा और उस समय भी हमारा ये प्रश्न एंड वर्ष चलता रहेगा, तो हम नए समय पे नए दिन के लिए चले जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन पढ़ाएंगे, जहाँ तक होगा मन से पढ़ाएंगे और पूरा करने का प्रयास करेंगे। जल्दबाजी में खींच खींच के हम पूरा नहीं करेंगे। तो 40 क्लास तो मिनिमम लग ही जाता है। अब कौन सा क्लास चल रहा है नहीं पता हमको, लेकिन 40 क्लास मिनिमम लग ही जाता है। और अच्छे लोग पढ़ते हैं तो ज्यादा क्लास लग जाता है। 38वां क्लास है सर। हाँ, कोई बात नहीं। तो और अभी तो हम 8वें में फंसे हैं, 4 तो अभी यही बाकी है, फिर जनरल क्वेश्चंस भी आएंगे। तो अष्टम के साथ संबंध होना, इत्तेसाल होना, प्रश्नकर्ता का नुकसान होना, ये क्लियर वे में बोल देना है। जो युद्ध चाहता है, जो लड़ाई झगड़ा चाहता है, जो बाहर से आना चाहता है, ऐसे सभी प्रश्नों में प्रश्नकर्ता का हानि बता देना चाहिए। 8वां स्थान एक ऐसा स्थान है जिससे इत्तेसाल से लाभ नहीं है, हानि ही है। समझ रहे हैं? तो क्या युद्ध में हम पराजित हो जाएंगे? अष्टम के साथ लग्नेश का इत्तेसाल है तो आप पराजित हो जाएंगे। पर प्रवासी वापस आएगा कि नहीं आएगा? अष्टम के साथ इत्तेसाल है तो प्रवासी वापस नहीं आएगा। अर्थात हमारा जो अपोजिशन है वो जीतेगा। ठीक है। अब चूंकि ये हमने अष्टम पढ़ाना था हमको, इसीलिए हम अष्टम से एक विचार लेकर के आए। बाकी इसमें सप्तम का बहुत ज्यादा योगदान होगा और अष्टम के साथ नवम और तीसरा भी पढ़ लेंगे। ठीक है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग ताजिक नीलकंठी से ही लेकर के आगे बढ़ते हैं। अष्टम स्थान परीक्षायाम तावन रिप संग्राम प्रश्न कथनम।
संग्राम का मतलब ही युद्ध होता है, और नृप संग्राम का मतलब राजा के द्वारा किया जाने वाला संग्राम। अब यहां राजा को हटा दीजिए और आपके द्वारा किया जाने वाला संग्राम। कई लोगों का प्रश्न आता है, क्या इसको दंगा के रूप में देखा जा सकता है? क्या सांप्रदायिक सद्भाव जो बिगड़ते हैं उसके रूप में देखा जा सकता है क्या? तो नहीं देखा जा सकता। हमने कहा कोर्ट कचहरी में जो अदालती कार्रवाई है उस रूप में देखिए, दंगा के रूप में मत देखिए, क्योंकि दंगा में हार जीत होता नहीं है, नंबर एक। और प्रारंभ के ही दिनों में जो हिंसा होती है हो जाती है, बाकी उसके ऊपर नियंत्रण हो जाता है, सरकार सेना उतार देती है, पुलिस उतार देती है, जिसके बाद नियंत्रण हो जाता है। तो एक तो हार जीत नहीं होता, और दूसरा एक आध दिन में नियंत्रण होता है, कोई समझौता नहीं होता। इसमें आप कहेंगे कि समझौता हो जाता है, तो ये समझौता भी नहीं है, निरंतर नियंत्रण हो जाता है, सामान्य जीवन हो जाता है, लोग अपना काम धंधे में लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि कल मारकाट हुआ था यहाँ। ठीक। तो इसीलिए कभी भी दंगा फसाद को लेकर के यहाँ पे खींचातानी नहीं करेंगे, इस भाव को संबंध रखते हुए। हमने कहा गैंग वॉर में रख सकते हैं, क्योंकि ये चलते रहता है। शिवाजी महाराज के जैसा छुप छुप के वॉर करते थे वो, ठीक है ना, गुरिल्ला वार। उसी तरह से गैंग वार में 2 आदमी उसके मार दिए गए, 2 आदमी उसके मार दिए गए, ये चलता रहता है, वॉर लंबा चलता है। अब आप समझ सकते हैं, यूक्रेन में छोटा सा देश, और रशिया 2 साल से वार कर रहा है। इतने में तो सारे सैनिकों का चोटियां पकड़ के एक जगह जमा कर लेना चाहिए था। रसा जैसे देश को वॉर चल रहा है। आप लोगों में से या हम लोगों में से किसी ने नहीं सोचा होगा इजराइल और गाजा का जो युद्ध है, ये युद्ध इतने दिनों तक चलेगा, कोई नहीं सोचा होगा, लेकिन चल रहा है। अब कब खत्म होगा, अंतहीन बात हो गई, कोई नहीं जानता, अमेरिका को भी नहीं पता कि कब खत्म होगा, क्योंकि खत्म तो तब हो ना जब अमेरिका चाहे। ना तो ये यूक्रेन के केस में कुछ चाह रहा है, न यहाँ गाजा के केस में कुछ चाह रहा है। तो ये अब कहेंगे कि इस प्रकार के युद्ध की चर्चा जब आप प्रश्न में नहीं लेंगे तो इसको हम कहां से पढ़ेंगे? ज्योतिष में एक प्रश्न आता है, इसको कहां से पढ़ेंगे? तो इसको संहिता शास्त्र में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसको मैदिनी ज्योतिष कहते हैं। वहां जाकर के इसको इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसमें इसकी चर्चा अच्छी दी गई है, ठीक है ना। बाकी बहुत कुछ वहां भी मुश्किल है समझना, लेकिन फिर भी वहां इसकी चर्चा होगी, वहां इस चर्चा को अच्छे तरह से समझेंगे। इसीलिए युद्ध जैसी स्थिति को गाजा और या फिलिस्तीन, या फिलिस्तीन तो नहीं बोलेंगे, गाजा और इजराइल बोल सकते हैं। फिलिस्तीन का अपना कोई सेना नहीं है, उसके पास लाठी नहीं है, वो क्या युद्ध करेगा, ठीक है ना। और यूक्रेन और रशिया, इनके वॉर का हम कोई ठेका लेकर के नहीं बैठे कि कब समाप्त होगा, हम इसको प्रश्न लगने से बता रहे हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? आगे बढ़ लेते हैं। तो नृप संग्राम लिखने का मतलब है, गैंग वार क्यों लिख दिया, क्यों कह दिया मैंने कि गैंग में भी एक गैंगस्टर होता है,
जैसे कि पहले था अतीक अहमद और इकबाल अंसारी, कौन अंसारी था, ठीक है ना, और एक कोई ब्राह्मण था जो मध्य प्रदेश में पकड़ाया, जिसको कि इनकाउंटर कर दिया, यूपी वालों ने इनकाउंटर किया, ठीक है। तो ये सब गैंगस्टर हैं और मुंबई में ये चलता रहता है और हर एक क्षेत्र में कभी ना कभी ये चलता ही रहता है। ज्यादा प्रशासन कड़ा हो गया, सख्त हो गया, तो थोड़े दिन के लिए दब जाता है। प्रशासन ढीला है, फिर इसका अपना उत्पाद चालू हो जाता है, क्योंकि कई प्रकार के ऐसे वस्तु हैं जिनका खरीद बिक्री सरकार के द्वारा जायज नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो आदमी को वो चाहिए, इंसान को वो वस्तु चाहिए। वो कौन आपके पास पहुंचाएगा? जो समाज के विरुद्ध काम करेगा। आप लोग जानते हैं शराब पीना खुलेआम छूट है, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करके गया है, तो जो हमारे यहाँ नेचुरल नशा था उसके ऊपर बैन लगा दिया, और जो नशा आर्टिफिशियल है वो खुलेआम बिक रहा है, ठीक है। उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं है, 1 लीटर 2 लीटर आप ये लेकर के यात्रा कर सकते हैं, 5-6 लीटर अपने फ्रिज में रख सकते हैं। मैं शराब की बात कर रहा हूँ। लेकिन गांजा यदि 10 रुपए का भी अगर आपके पास है तो पुलिस वाला आपको बंद कर सकता है। चरस यदि 1 ग्राम आपके पास है तो भी पुलिस वाला उठा करके बंद कर सकता है। देखे थे ना शाहरुख खान का बेटा जो है सो अंदर चला गया। तो ऐसे वस्तुओं का जरूरत हमको है से मतलब है हम जैसे लोगों को है। आदमी को चरस चाहिए, गांजा चाहिए, अफीम चाहिए, और वो फॉर्च्यून के दुकान में मिल नहीं रहा है, अमेजन पे उपलब्ध नहीं है, फ्लिपकार्ट बेच नहीं रहा, तो कहाँ से उपलब्ध होगा? तो उसी के लिए ये चेन चलता है, गैंगस्टर चलता है, ठीक है ना। ये लोग उसको उपलब्ध कराते रहते हैं, अपने तरीके से मंगाते हैं और बेचते रहते हैं। तो इसीलिए जब तक ये जीवन में जरूरी है तब तक जो हमारा वो तीसरे दर्जे का जो नागरिक है वो भी हमारे यहाँ रहेगा, क्योंकि वो भी हमारे लिए आवश्यकता पूर्ति का साधन है। आपके लिए बुरा है क्योंकि आपके घर में अगर कोई उसका शिकार हो जाता है तो आप परेशान होते हो, लेकिन जो उसका आदी है उसके लिए तो वो लोग अच्छा है कि वो उपलब्ध करवा रहा है, चाहे जहां से भी करवाए। तो इसीलिए गैंग वॉर में हम प्रश्न लग्न को ले सकते हैं। यहाँ भी कोई ना कोई किंग होता है, एक ग्रुप होता है, उसका कोई किंग होता है। तो बिहार में अंसारी जी चला लेंगे, और यूपी में अंसारी जी चला लेंगे, और बिहार यादव जी को पकड़ा दीजिएगा, वो बंगाल पहुंचा देंगे, ठीक है ना। बंगाल में फिर कोई मिल जाएगा, वो वहां प्रचार कर लेगा। तो ये सब चलते रहता है। तो कहता है नृप संग्राम प्रश्ने विलग्नेश संस्थितात खेटात शशि मुशरिफ प्रष्टा संस्थेन्दु मुत्सिला शत्रु। कहता है कि संग्राम संबंधी प्रश्न में लग्न और लग्नेश प्राप्त ग्रह से यदि चंद्रमा का इशराफ योग हो, अब ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत है। लग्न और लग्नेश प्राप्त ग्रह से यदि चंद्रमा का इशराफ योग हो,
तो प्रश्नकर्ता का विजय होता है, ऐसा कहना चाहिए। तो प्राप्त ग्रह का मतलब है कि जो लग्नेश है या जो लग्न में स्थित है, ये दो ग्रह हो गए, लग्न में स्थित ग्रह और लग्नेश से यदि चंद्रमा का श्राप योग हो तो प्रश्नकर्ता का जय होता है, ऐसा समझना चाहिए। यदि सप्तम भाव तथा सप्तमेश का चंद्रमा के साथ इत्तिसाल हो तो शत्रु का जय हो जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि पहले ही भाव में अष्टम की चर्चा नहीं है, सप्तम की चर्चा है, और ये सप्तम की चर्चा होगी। तो अब आगे बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि ना आज जो है मैं कंफ्यूज नहीं हूं, लेकिन हमको लगता है कि हम जिस तरह से बोल रहे हैं शायद आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा, जहां कंफ्यूजन क्रिएट हो हमको रोक करके प्रश्न पूछिएगा। हम ना दूध और पानी अलग अलग करके पढ़ाना चाहते हैं, ये नहीं कि श्लोक पढ़ा, अर्थ पढ़ दिया और आपने समझ लिया। ये तो कब का खत्म हो गया रहता, 12 भाव को पढ़ाने में 12 दिन भी नहीं लगता। तो यहाँ क्या है कि लग्न से भी स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, ये हम लोग पूर्व से जानते हैं। और जब प्रतिद्वंदी का सवाल है, अब यहां प्रतिद्वंदी बोले, एक दूसरे के साथ द्वंद का मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ भी, तो ऐसे में लग्न से प्रश्नकर्ता को देख लेंगे और सप्तम से जो उसका प्रोटेक्ट करते, जो उसके प्रश्नकर्ता के मतलब वादी और प्रतिवादी, ठीक है ना, प्रतिवादी को देख लेंगे। जैसा कि मोहन भागवत जी ने कहा था, विरोधी नहीं बोलना है, प्रतिपक्ष बोलना है। तो उसी तरह से सप्तम से विरोधी नहीं बोल के प्रतिवादी बोल देते हैं, वादी और प्रतिवादी। तो सप्तम यदि किसी भी अर्थ में बलवान हो रहा हो, और प्रश्न में हमने देखा कि चंद्रमा जिसके साथ संबंध करता है वो बलवान हो जाता है, तो ऐसे अर्थ में यदि चंद्रमा लग्न लग्नेश के साथ हो जाता है तो प्रश्नकर्ता वादी का जीत है, और यदि सप्तम के साथ इत्तिसाल कर लेता है तो प्रतिवादी अर्थात शत्रु का जीत हो जाता है। समझ गए? शत्रु तो दोनों हो गए, एक दूसरे का शत्रु, बात में समझिएगा, इसमें कोई मित्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रश्नकर्ता मित्र है, प्रश्नकर्ता भी उसका शत्रु है, लेकिन मेरे पास जो आएगा हम उसको वादी कहेंगे और जो सामने होगा उसको प्रतिवादी कहेंगे। ठीक है? तो लग्न से का संबंध यदि चंद्रमा से हो जाए, लग्ने शुभ प्रभाव में हो जाए, लग्न शुभ प्रभाव में हो जाए तो वादी का विजय, और सप्तम शुभ प्रभाव में हो जाए और चंद्रमा के साथ इत्तिसाल हो जाए तो प्रतिवादी अर्थात शत्रु का विजय कहना चाहिए। अब मैं थोड़ा विराम लेता हूं, और दो हाथ खड़े हो गए और ओम प्रकाश जी के भी हाथ खड़े हो गए, तो वो संभालेंगे, ठीक है ना? मैं रुक करके पहले जवाब देना चाहूंगा। कुमार प्रवीण जी बताइए क्या प्रश्न। हाँ गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, जब हम प्रश्नकर्ता के विजय की बात करते हैं तो हम इसराफ योग की बात करते हैं, और जब अपोनेंट की बात करते हैं इस उसकी करते हैं इस साल की, तो ये डिफरेंस क्यों आया गुरु जी? साधारण शब्दों में कहेंगे, हमको भी पूरा पता नहीं है। जी ठीक है? गुरु जी, जी गुरु जी।
तो अगर हम हाँ। दोनों में इत्साल ले ले तो अभी मुझे लगता है तब भी जीत ही काम मानेंगे। चलेगा, तब भी मानेंगे। हम Thank तो you. शुभ प्रभाव की बात कर रहे हैं। देखिए, इसराब बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं, इत्तिसाल बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं, लेकिन चंद्रमा के साथ संबंध हो सकता है, साथ में हो सकता है, दृष्टि हो सकता है, लग्नेश एकादश में हो सकता है, गुरु के साथ हो सकता है, शुक्र के प्रभाव में हो सकता है, ये भी हो सकता है। और एक तो ये भी पता है कि अगर लग्न में अशुभ ग्रह बैठ जाए तो भी वो जीत सकता है, इसकी भी संभावना है। तो हमको अपने आप को कैलकुलेटिव रखना है। प्रश्न जो लग्न में अगर आप सेकेंड के लिए भी सोचने में गलती किए तो आपका आंसर गलत, आप जवाब दे ही नहीं सकते। क्योंकि इसीलिए प्रश्न लग्न में सोचने में आपको सावधान रहने की जरूरत। बताइए। सर पीछे भी लगन को लेके इसराफ की योग की बात की है 2-3 बार ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ, लगन को लेके अगर हम इसराफ करते हैं, इसराफ में अगर हो वो, रहा है तो इस साल में तो हो ही जाएगा। हाँ, ये देख इसको लिया। ऐसे समझ लें जो। थैंक देख यू। लीजिए। ओम प्रकाश कुमार जी बताइए। नमस्कार सर, आपके माध्यम से सबको नमस्कार। यही ज्वलंत प्रश्न है जो अभी प्रवीण जी ने कहा सर। इसमें केस वाले कोर्ट केस में भी हमने ये पढ़ा था कि लग्न पे अगर मैलेफिक ग्रह का प्रभाव हो, मतलब अगर लग्न में बैठे हो या शायद लग्न पे दृष्टि भी हो, उस केस में जो है उसका प्रश्नकर्ता का विजय मानते हैं, जो कोर्ट केस कर रहा है उसका विजय मानते हैं। इसका रिवर्स होगा, सप्तम हाउस पे अगर अगर क्रूर ग्रह का इफेक्ट आ रहा है तो उसको हम विजय मानेंगे। पहला केस तो ये बन रहा है स्पेशल, मुझे लगा कि इसमें शायद विजय के लिए स्पेशल होता होगा। अब यहाँ पे आके ये जो है ये कह रहा है मोटा मोटी हमको इस्राफ नियम तो इस साल ही पढ़ना चाहेंगे इसमें, क्योंकि दोनों में समरूपता होनी चाहिए। तो अगर लग्नेश का इत्साल बन रहा है तो चंद्रमा के साथ, या जैसा आपने कहा लगन लग्नेश अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा लॉजिकली लगता है उसको जीतना चाहिए, और सप्तम भाव अच्छी स्थिति में रहेगा तो सप्तम को जीतना चाहिए। तो ये पूरा कंफ्यूजन कि ये दोनों तारतम्य कैसे बनाए, मतलब अपोजिट है सर ये बिल्कुल। हाँ, हाँ, आपको तारतम्य बनाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। आपके अनुभव में कैसा है सर, मतलब कैसे जीतते हैं, मतलब उस पर मैलेफिक का हाँ, प्रभाव से जीत रहे हैं या उस शुभ प्रभाव से ज्यादा जीत रहे मेलिफिक के प्रभाव से जीत रहे हैं। हम उग्र हो जाएंगे और उग्र होकर के प्रभाव डालेंगे। और बेनिफिक का जो संयोग बता रहे हैं चंद्रमा का, उससे हम इतने यंत्र, इतना षड्यंत्र तैयार कर लेंगे, इतना सोच विचार कर लेंगे, इतना सपोर्ट सिस्टम तैयार कर लेंगे कि सामने वाला हमको नहीं हरा पाएगा। हैं? जी अब समझ गए। तो दोनों ही केस में है पॉसिबल। तो मुझे अपोनेंट को देखना पड़ेगा कि अगर मैं क्रूर राशि से प्रभावित हूं और अपोनेंट जो है वो बिल्कुल नरम जैसी स्थिति में है, तो शायद हम जीत जाएं। इस तरह से कुछ तारतम्य दिमाग में लगाना जी पड़ेगा। सर। और हमने जो कहा कि अब जैसे क्रूर ग्रह है, मैं एक उदाहरण देता हूं, हमारे ही जिंदगी का घटना है कि मैं शुरू शुरू में दिल्ली आया था, जवान भी था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। अब उम्र जो है तो थोड़ा बढ़ गया है। बुढ़ापा तो नहीं कहेंगे, बढ़ जाना ही कहना उचित है, ठीक है ना। तो डीटीसी का बस चला करता था, आप लोग जो भी दिल्ली में रहते, खड़खड़ 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 आवाज करता था। अगर सीट खाली है तो पीठ वाला सीट गिर जाता था सीट के ऊपर, ठीक है ना। तो ये चुटिया तो मैं रखता था, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ही खड़ा था और एक हमसे कम से कम 1.5 से 2 गुना, अगर 2 गुना नहीं होगा तो 1.25 गुना जरूर होगा, शारीरिक रूप से बलिष्ठ आदमी जो है हमारे बगल में खड़ा था। और उसने हमारे ना चुटिया को हिलाया और मुस्कुराया। अचानक संजोग से वो मुसलमान था। तो पहले बार जब ऐसा क्रम हुआ, हम उसको एक हल्का सा मुस्कान दे करके और छोड़ दिए। अब जीवन का घटना है, और इसीलिए छोड़ दिए कि कौन मुसलमान से पंगा ले, हो सकता है दंगा ही शुरू हो जाए। यही एक छोटा सा घटना दंगा शुरू करवा।
तो 2-1 लोगों ने वॉच कर लिया, तो उसने दूसरे बार फिर वही काम किया। गुस्सा तो आया, तो मेरे मुंह से जवाब निकला कि मौलवी साहब संयम में रहें। वो मुस्कुराया, बड़ा कुटिल मुस्कान था उसका। और मेरे पास शारीरिक सामर्थ्य भी नहीं था कि मैं उसके साथ लड़ूं, मैं अपने आप को कमजोर फील कर रहा था। लेकिन जब दूसरे बार घटना हुआ तो मैंने आसपास की स्थितियों को भांपा कि मैं इसको कैसे पराजित कर सकता हूं। समझ लीजिएगा कि दूसरी बार जब घटना हुई तो मैं आसपास की स्थितियों को समझ लिया कि मैं इसको कैसे पराजित कर सकता हूं। तीसरी बार फिर उसने ये बात की हमारे साथ, तब हमने कुछ नहीं कहा, बहुत तेज वापस लौटा, पीछे मुड़ा, और उसकी दाढ़ी जो है वो दाढ़ी रखे हुआ था, ऐसा नहीं था कि वो प्लेन मुस्लिम था, दाढ़ी था इसीलिए तो पता चला। एक हाथ से गर्दन पकड़ा, दूसरे हाथ से दाढ़ी, और वो जो रॉड होता है ना सीट पे पीछे बैठने के ऊपर जो रॉड होता है, उससे उसका आधा कमर पीछे दबा दिया। अब अगर एक बार भी दबाएंगे तो कमर कट से टूट जाए। उसके बाद उसको मैंने पूछा कि अब समझ में आ रही है औकात, ये तुमने दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? सब जो है सो कि मारो इसको मारो। हमने कहा इतना चलो मारपीट मत करो, रहने दो। तो फिर वो सॉरी भाई साहब गलती हो गया। हमने कहा एक बार मजाक अच्छा लगता है, 2 बार अच्छा लगता है, बार बार तुम हमारे चुटिया को पकड़ के ऐसे कर रहे हो जैसे लग रहे हो कि ये पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे कब्जे में है। तो पहला वॉर जो भी कर लेता है ना वो विजयी होता है, पहले वॉर। अगर आप एडवांस स्थिति में चले गए, दूसरे को संभलने का मौका नहीं देते हो। वो हमसे शरीर में 2 गुना था, यदि मैं उससे द्वंद्व दोनों हाथ से युद्ध करने लगता तो कभी नहीं जीत सकता था, या उसको एक तमाचा मार लेता तो वो हमको ज्यादा जोर से गिरा। मैंने तो उसको पहले काबू में कैसे करूं उसके लिए उसको उस स्थिति में लाया, और इतना जल्दी हमने प्रहार कर दिया, वो संभल भी नहीं पाया, और उसका कमर जो है ना रड रड के आधा इधर और आधा इधर चला आया। तो हमारा ये कहना है कि इसकी वजह से कहा जाता है कि अगर अशुभ ग्रह लग्न में हो तो सामने से प्रहार इतना जल्दी हो जाता है कि जो प्रतिद्वंदी है वो संभल नहीं पाता और वादी का जीत हो जाता है। और दूसरे शब्द जो मैंने कहे कि चंद्रमा के साथ श्राप योग हो जाए तो उसको ओम प्रकाश और प्रवीण जी ने कहा कि इस साल ही मान ले, तो मान लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। उसमें से वो इतनी तैयारी कर लेता है कि अब आप उसको पराजित नहीं कर सकते। ठीक है जी। और सेम चीज लागू हो जाता है सप्तम के ऊपर। ठीक है ना? तो ये हम लोगों को मान लेना चाहिए। आगे अभी इसमें ना ओम प्रकाश जी बहुत सारे चीज आएंगे, इसीलिए मैं आप समझ रहे होंगे कि ज्यादा बोल रहे हैं और उदाहरण कम दे रहे हैं। जी कुमार प्रवीण जी बताइए, फिर से कोई मन में प्रश्न आ गया? हाँ सर, इसमें आगे जैसे तारतम्य मिटाने वाली बात है, तो हम देख रहे हैं कि लगन पे तो अशुभ प्रभाव है और सप्तम पे थोड़ा कम है, लेकिन चंद्रमा का संबंध सप्तम से बन रहा है, तो इसमें कैसे तारतम्य बिठाएंगे फिर हम? फिर प्रतिवादी विजयी हो जाए। और चाहे सप्तम में शुभ ग्रह हो तब भी, जी हाँ, मतलब चंद्रमा को मेन वेटेज देनी है, कहने का मतलब ये। जी हाँ। प्रश्न Thank you। में चंद्रमा बहुत, ये बीज है प्रश्न का बताया था। प्रश्न की बात ही नहीं कहेंगे। हमारे वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा का हर जगह बहुत महत्व है। ठीक है ना? तो इसीलिए इसको है यहाँ इस तरह से समझने की जरूरत। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं, एक ही श्लोक पढ़ जी पाए बिल्कुल। हैं, बहुत देर हो गया। आगे है अथवा लिखता है शनि कुज जीवा शीघ्रेभ्यो बलयुता उपरिचरा बुध सित चंद्रास्तेभ्यश्च
दुर्बलाध्यश्चराश्च संचिन्तया। अथवा पहले वाला को कॉम्बिनेशन के बाद क्या होना चाहिए? शनि मंगल गुरु सूर्य। आप लोग देखिएगा, शनि मंगल गुरु सूर्य ऊपर रहने वाले मंद गति, और ये बुध शुक्र चंद्रमा और सूर्य, ये क्या हो गए? शीघ्र गति। तो यहाँ सूर्याधस्थ लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आता, आप लोगों को समझाते हैं कि बुध शुक्र और चंद्रमा से अधिक अंश में हो। कौन? शनि मंगल गुरु सूर्य यदि बुध शुक्र चंद्रमा से अधिक अंश में हो तो बली, और अल्प अंश में हो तो दुर्बल समझे जाते हैं। पहले ये चीज अलग कर लीजिए कि मंगल गुरु सूर्य, शनि मंगल गुरु सूर्य यदि अधिक अंश में हो, किससे? बुध शुक्र और चंद्रमा से, तो बली समझे जाएंगे, और कम अंश में हो तो दुर्बल समझे जाएंगे। अब आगे कहता है, इस प्रकार शनि मंगल गुरु के बली होने पर प्रष्टा विजय और दुर्बल होने पर पराजय समझना चाहिए। शनि मंगल गुरु के बली होने पर प्रष्टा का विजय और दुर्बल होने से पराजय समझना चाहिए, क्योंकि मंद गति शनि मंगल गुरु ये प्रष्टा के ग्रह समझे जाते हैं, और बुध शुक्र चंद्रमा ये शत्रु के ग्रह समझे जाते हैं। तो लिखिए आप पहले, शनि मंगल गुरु प्रष्टा के ग्रह, बुध शुक्र चंद्रमा शत्रु के ग्रह। इसमें सूर्याधस्थ का मतलब शीघ्र सूर्याधस्थ, सूर्य को आप अपने मर्जी के हिसाब से उपयोग कर लेंगे कि आपको सूर्य को प्रष्टा के लिए रखना है या शत्रु के लिए रखना है। क्लियर हो गया? लेकिन अब क्या होगा आगे, जब हम लोग, बात को समझिएगा, रियलिटी में जाएंगे ना तो मिक्स हो गया। अब क्या करेंगे? हमने तो कहा था मंदगामी ग्रह गुरु मंगल और शनि अधिक अंशों पर हो, बुध शुक्र और चंद्र कम अंशों पर हो, तो जो प्रष्टा है, जो प्रश्न करता है, उसका विजयी हो जाए। और बुध शुक्र चंद्रमा को यदि अधिक अंक हो, अंक मतलब अंशों पर हो, और मंगल गुरु शनि कम अंश पर हो, तो शत्रु का विजय हो जाएगा। यहां इसी से बलवान और कमजोर का हिसाब किताब लगा लिया गया। तो इसमें अब हम लोग जब रियल में जाएंगे तो पता चलेगा कि मंगल और गुरु तो ज्यादा अंशों पर था, शनि जो है सो बहुत कम अंशों पर था, और इधर जो है बुध और शुक्र कम अंशों पर था, और चंद्रमा बहुत अधिक अंशों पर था। तो अब क्या कहेंगे? तो ऐसे में कॉमन निकाल लीजिएगा कि उसके बावजूद भी 3 है तो 3:2, 2:1 अगर आ रहा है तो 2 वाले को विजयी बना दीजिए। समझ गए ना? तो इस तरह से लेकर के चलेंगे। तो आप सोचेंगे सूर्य को कहाँ रखेंगे? तो सूर्य को हमारे हिसाब से हमेशा प्रष्टा के पक्ष में रखना चाहिए। अभी मैंने बता दिया, आगे इसको बदल भी सकता हूं। अभी आपको यही समझना है,
सूर्य को प्रष्टा के रूप में रखना चाहिए। अच्छा, इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ओम प्रकाश जी बताएं। नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है कि इसमें जो मतलब इसमें ऐसे अगर तारतम्य बिठाएं तो ऐसा लगता है कि जो फास्ट मूविंग प्लेनेट है ये इस साल के बिल्कुल उल्टा हो गया। इसमें जो, बिल्कुल। हाँ उल्टा हो गया, ऐसे ही हम समझ लेंगे कि इस साल का उल्टा रहेगा तो हम जीत जाएंगे। सिंपल है याद रखने का तरीका, क्योंकि ये नीचे वाले उसको पकड़ तो लेंगे, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं। अच्छा, दूसरा है कि शायद ये जो इसमें शनि सूर्य जैसे लगे हुए हैं, शनि मंगल है, सूर्य, तीनों मैलेफिक ग्रह हैं, ये अगर मजबूत स्थिति में आ जाते हैं तो हम जीत जाएंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। जी तो हाँ, ऐसे ही समझना है। अब यहाँ पे जो वर्तमान समय में चलता है, वृद्ध है, मृत है, बाल है, कुमार है, ये सब नहीं चलाना है हमको। 29 डिग्री का है तो वो अंश में अधिक है यही मान लेना है, उसको मृत या बाल नहीं मानना है। ये क्लियर हो गया। बाद में आप लोग ना अपने मर्जी से कहीं कुछ सुन लिया और लगाना शुरू कर दिया। तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि हम कुछ अपने अनुभव की भी बात करते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से जिसका विस्तार फल कथन में नहीं किया गया है उसको पीछे छोड़ देना ही उचित समझते हैं। जैसे मैं अवस्था बल, इसका फल कथन में विस्तार नहीं देखा गया है। आप लोग स्वयं सारे पुस्तक को पढ़ते हैं, अब हमारी बात को पहले झूठ मानते होंगे, गुरुजी अपने मर्जी से बोलते हैं अवस्था बल की जरूरत नहीं। दूसरा, ये जो चलित का चलन है इसके विषय में कुछ चर्चा नहीं है, तो इसको हम आराम से छोड़ देते हैं और हमें इसका रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। और जो चलित और ये बाल, वृद्ध और मृत लेकर के चलते हैं, वो जो बोलते हैं उससे रिजल्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका गारंटी नहीं, लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिस करा के रिजल्ट आपको दे करके संतुष्ट करते। चलिए, यहां तक हो गया, आगे बढ़ लेते हैं। अब कहता है अथ युद्धयतो राज्योर जयादि योग कथनम। तो लग्न पता वस्त पते षट त्रिदशाय मुतशिले द्वयो स्नेह वर्ग द्वय मध्य अध पतितः सो अन्येन बध्य स्यात्। अब हम श्लोक को नहीं पढ़ते हुए सीधे सीधे अर्थ जिससे हम लोगों का मतलब है उसी को लेकर के चलना चाहते हैं। तो कहा जा रहा है कि तीसरा, छठा, 10वां और 11वां ये उपचय का स्थान है, इसको हम लोग जानते हैं। कहता है कि अगर उपचय स्थान में तीसरे, छठे, 10वें और 11वें ये उपचय स्थान है, इसमें लग्नेश का सप्तमेश से इत्साल हो तो परस्पर स्नेह अर्थात संधि हो जाती है, ये समझना चाहिए। पहले तो ये दे दिया गया, इसी के साथ आपको जो हमने पहले पढ़ाया है उसको जोड़ लेना है। पहले क्या करना है कि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें में लग्नेश का सप्तमेश से इत्साल हो या लग्नेश का सप्तमेश के साथ संबंध हो,
तो परस्पर स्नेह अर्थात संधि हो जाती है। एवं यदि पृष्ठाग्रह, पृष्ठाग्रह कौन हो गया? गुरु शनि मंगल, और शत्रुग्रह बुध शुक्र चंद्रमा, दोनों में से जो अल्पांश हो वह दूसरे से बद्ध होता है अर्थात पराजित होता है। यदि दोनों ग्रहों का अष्ट ग्रह के साथ इस्राफ योग होता है तो बहुत दिन तक संग्राम होता है। यदि दोनों का अष्ट ग्रह के साथ इस्राफ योग होता है तो बहुत दिन तक संग्राम होता है अर्थात लड़ाई चलते रहता है। आगे कहता है यदि लग्नेश मंद गति होकर कंबूल योग करता हो तो प्रष्टा के लिए ही है ना मंद गति, शनि मंगल गुरु, और लग्नेश मंद गति होकर अर्थात शनि मंगल और गुरु है और वो कंबूल योग करता है तो प्रश्नकर्ता का विजयी हो जाता है, चाहे उसको किसी से सपोर्ट लेने की जरूरत क्यों न पड़े। ऐसे योग स्थित होने पर यदि सप्तम स्थान का स्वामी अस्त हो, मध्य में हो अथवा केंद्र में हो तो प्रश्नकर्ता की हानि होती है। अब सप्तम स्थान का स्वामी यदि अस्त हो जाए, मध्य में हो जाए तो किसके मध्य बोला जा रहा है? केंद्र में हो जाए तो प्रश्नकर्ता की हानि होती है। तो अब यहां हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब सप्तम अस्त हो गया, सप्तम मध्य में है, सप्तम परेशानी में है, तो फिर प्रश्नकर्ता की हानि कैसे हो रही? क्या कोई टाइपिंग एरर है? आप लोगों के मन में क्या सवाल आ रहा है? इसमें इसमें बन नहीं रहा है कनेक्शन। सप्तम अगर अस्त है तो अस्त तो सर्वमान्य है कि वो खराब ही है, अस्त की स्थिति तो हर जगह खराब ही बोली गई है। तो सप्तमेश अगर अस्त हो रहा है, मध्य में है से क्या मतलब है? उसका 15 डिग्री ऐसे डिग्री वाइज मध्य में है, या फिर जब यहाँ केंद्र की बात कर रहे थे यहाँ तो स्थान की बात करें तो स्थान में मध्य, इसका मतलब त्रिकोण की बात कर रहे हैं क्या? तो त्रिकोण और लग्न में है तब तो अच्छी स्थिति में है सप्तमेश, सप्तम मजबूत हो रहा है तो इसका विजय होना लग रहा है। वास्तव वाले से उसका फिर थोड़ा सा कनेक्शन में दिक्कत हो रही है, अस्त से प्रभाव क्या होगा? वो यहाँ पे सीधा सीधा यही मान करके चलेंगे कि इस वाले विषय को हम आगे लेकर के नहीं जाएंगे कि सप्तमेश अस्त हो, मध्य में हो या केंद्र में स्थित हो। तो सिर्फ यदि केंद्र में स्थित होगा तो भी हमको अन्य जो नियम बताए गए हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। हमको इस नियम को छोड़ करके अस्त यदि है तो हम उसको खराब ही मान करके चलेंगे, अच्छा मान करके नहीं चलेंगे। ठीक है ना? तो अब क्या है कि क्या सप्तमेश और चंद्रमा इत्तिसाल कर रहा है उसके मध्य में पड़ रहा है, या कोई मंदगामी ग्रह के साथ इत्तिसाल हो रहा है उसके मध्य में ये पड़ रहा है क्या, या सप्तमेश के साथ लग्नेश के साथ इत्तिसाल कर रहा है चंद्रमा उसके मध्य में है क्या? 3-11 में इत्तिसाल हो सकता है ना, 5-9 में इत्तिसाल हो सकता है ना, तो क्या वो इत्तिसाल के मध्य में पड़ रहा है, इससे हानि हो सकती है क्या? तो यहाँ अस्त होने पर और केंद्र में होने पर प्रश्नकर्ता की हानि होगी, ये किसी भी रूप में संभव नहीं है। इसीलिए हम इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, यथास्थिति छोड़ देते हैं। आगे अगर कुछ इससे संबंधित कोई बातें स्वीकार करने योग्य आई तो स्वीकार करेंगे, और यदि स्वीकार करने योग्य नहीं आया तो छोड़ करके आगे निकल जाएंगे। तो दूसरे वाले
इसमें हम लोगों ने सीखा क्या? ये तो पहले ही सीख लिया था कि मंदगामी स्रष्टा और शीघ्रगामी शत्रु, और इसका प्रयोग दूसरे में भी किया गया। तो दूसरे में और कौन सा विशेष नियम लगाया गया, बताइए। 3, 6, 10, 11 में उच्च स्थान में लग्नेश और सप्तम का संबंध होता है। इसका मतलब आप लोग समझिएगा, यहाँ इतना सा ही समझना है, आगे आगे समझ लेंगे कि लग्नेश और सप्तमेश का संबंध यदि उपचय स्थान में हो जाए तो हमको मंदगामी और शीघ्रगामी ग्रहों का अंश देखना पड़ेगा कि अंश में कौन अधिक है, उसके हिसाब से निर्णय दे देंगे। क्यों? क्योंकि लग्नेश और सप्तमेश दोनों वृद्धि स्थान में जा रहा है, तो हम किसका विजय बोल दें? आप समझिएगा बात। लग्नेश भी तीसरे में है तो सप्तमेश भी तीसरे में है, लग्नेश छठे में है तो सप्तमेश भी छठे में है, लग्नेश दशम में है तो सप्तमेश भी दशम में है, और लग्नेश एकादश में है तो सप्तमेश भी एकादश में है। दोनों बराबर ताकत लेकर के चल रहा है। तब अब दूसरा पैमाना लाना ही पड़ेगा, और दूसरा पैमाना वही होगा जो एक श्लोक पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मंदगामी ग्रह यदि अंशों में अधिक होगा तो प्रश्नकर्ता जीत जाएगा, और शीघ्रगामी ग्रह यदि अंशों में अधिक होगा तो शत्रु जीत जाएगा। यही हम लोगों को मान करके चलना है। चलिए आगे बढ़ लेते। अब कहता है कि यदि लग्न से नीचे शुभ ग्रह और लग्न से ऊपर शनि हो तो युद्ध में अच्छे सहायक मिलते हैं। अब लग्न से ऊपर और लग्न से नीचे तो यहाँ इसको क्या मानेंगे? अंश की बात मानेंगे। हाँ, अंश, लग्न से नीचे शुभ ग्रह माने और अंश के लग्न से ऊपर। ऊपर शनि हो जी, डिग्री के ऊपर मुझे खैर गुरु जी कह रहे हैं। तो युद्ध में अच्छे सहायक मिलते हैं। तो लग्न से नीचे शुभ ग्रह और लग्न से ऊपर शनि हो तो युद्ध में अच्छे सहायक मिलते हैं, अर्थात आपको सहयोग, जैसे मोदी जी को सहयोग नीतीश जी का मिल गया तो सहयोगी अच्छे मिलते हैं। कल बड़ा आजकल मैं आज थोड़ा सा 2 मिनट आप लोगों का लेता हूँ, ठीक है ना? पता नहीं, कभी कभी लगता है कि आप लोगों के साथ मैं गलती करता हूँ, अपने अपने चर्चा को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। नीतीश जी को अब बहुत ज्यादा ख्याल रहता नहीं, उनका मेमोरी भी थोड़ा कमजोर हो गया है। भाषण भी लिख करके पढ़ने लगे हैं, बहुत विद्वान आदमी थे, ठीक है। चाहे पॉलिटिकल गति कुछ भी रहा हो, हमेशा किंग रहना चाहे तो वो चाहे, वो अपना था। अब वो चाहते हैं कि मोदी जी के साथ मिल करके ना साल 2 साल में बिहार को ना खूब सारा धन दौलत दिलवा दें, इसीलिए वो मोदी चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। अभी इलेक्शन पूर्व जब से वो एनडीए में आए हैं, अभी आप समझ सकते हैं जो कि मोदी अगर बिहार में जगदीश क्या नाम था उसका, जीतन राम को सरकार दे करके अपने हट गए कि मोदी प्राइम मिनिस्टर विरोध करते हैं, और वो मोदी का पैर छूने के लिए तत्पर हो गए, आप लोग यहाँ देखे होंगे। तो अब वो यही चाहते हैं कि हमारे रहते हुए विशेष दर्जा बिहार को दिलवा करके कुछ बिहार को समृद्ध करवा दें, ताकि हमारा भी कुछ नाम हो जाए, और आगे यदि कोई सरकार ऐसी आए तो कर्पूरी ठाकुर के तरह हमको भी भारत रत्न मिल जाए, ठीक है ना?
तो कल वाला भाषण हम रिकॉर्डेड भाषण ही सुन पाते हैं, उस समय तो उपलब्ध होते नहीं है, तो सुन रहे थे तो हमको लगा ऐसा ही। आप लोग भी सुनिएगा, देखिएगा कैसा लगता है। कई बार उन्होंने दोहराया कि आप तो आ ही गए हैं, अब तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, सब चीज अच्छा ही हो जाएगा। तो कई बार ऐसे बातों को दोहराया। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया। अब कहता है कि यदि लग्नेश अष्टम स्थान में हो या अष्टमेश से इत्तिसाल करता हो तो प्रश्नकर्ता की हानि कहनी चाहिए। तो ये तो हमने पहले ही आपको बोल दिया है कि हम पढ़ा रहे हैं अष्टम, लेकिन अभी तक सप्तम से ही रिजल्ट आ रहा है। पहले बार जब हमने अष्टम को लिया तो अष्टम के साथ संबंध हो, अष्टम के साथ इत्तिसाल हो, तो ऐसे स्थिति में प्रश्नकर्ता का ही पराजय होता है, ऐसा ही मानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कहता है कि सप्तमेश धन भाव में स्थित हो और धनेश के साथ इत्तिसाल करता हो तो शत्रु का नाश होता है। ऐसा क्यों कहा गया? कुमार प्रवीण जी बताइए कि सप्तमेश धन भाव में स्थित हो और धनेश के साथ इत्तिसाल करता हो तो शत्रु का नाश होता है। दोनों मारक भाव है बोलिए। सप्तम से अष्टम पढ़ रहा है दूसरा भाव। तो हम प्रकाश जी बोलिए। इसमें सर वो सप्तमेश धन भाव से धनेश वही हो सर, सप्तम से अष्टम भाव हो गया ना वो, तो सप्तम से अष्टमेश के साथ हो रहा तो वही चीज रिपीट होगा जो भी आपने कहा था। लगन का अष्टम के साथ हुआ था तो वो ये हारा, सप्तम का सप्तम से अष्टम का हुआ तो वो हारा। बिल्कुल सही। रवि कुमार जी आप बताइए। जी सर, बिल्कुल यही था कि वो शत्रु की आपको हानि हो हाँ गई। समझना ही यही है कि लग्न और सप्तमी मेन है, वादी और प्रतिवादी मेन। तो लग्नेश का अर्थात वादी का, प्रश्नकर्ता का पराजय होता है यदि अष्टमेश के साथ इत्तिसाल करता है। तो उसका जस्ट उल्टा जो है कि सप्तमेश यदि द्वितीयेश के साथ इत्तिसाल कर लेता हो, अपने से अष्टम के साथ इत्तिसाल कर लेता हो, तो ऐसे स्थिति में क्या हो गया कि हमारा शत्रु हार जाएगा, शत्रु विजय नहीं। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे कहता है, यहां तक एकदम पानी की तरह साफ था। अब आगे जो है ना वो थोड़ा सा आपको लपेटना पड़ेगा। लग्नेश तथा दशमेश का इत्तिसाल हो तो पराक्रम द्वारा प्रश्नकर्ता का विजय होता है। चतुर्थेश और सप्तमेश का इत्तिसाल हो तो पराक्रम द्वारा शत्रु का विजय होता है। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? ये एक बार पहले भी हमने चर्चा किया हुआ है, लग्न दशम सप्तम चतुर्थ पहले भी चर्चा किया हुआ। लग्नेश का दशमेश, लग्न हम और हमारा कर्म दशम, तो सप्तम यदि हमारा शत्रु तो उसका दशम चतुर्थ उसका कर्म। और यदि हम कर्मठ हैं, अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं, तो हम हारेंगे क्यों? क्यों हारेंगे? कोई कोई सवाल ही नहीं उठता हारने का। तो ऐसे स्थिति में यदि दशमेश का संबंध लग्न के साथ हो जाए, लग्नेश के साथ दशमेश का इत्तिसाल हो जाए, आगे जोड़ लेते हैं, चंद्रमा की दृष्टि हो जाए,
और जोड़ लेते हैं, शनि मंगल गुरु अंशों में अधिक हो जाए तो हम अपराजेय हो जाते हैं, हम पराजित होते ही नहीं। यही सब तो पढ़ा है हम। और इसी के विपरीत यदि चतुर्थेश और सप्तमेश में इत्तिसाल हो जाए, चंद्रमा का प्रभाव हो जाए, बुध शुक्र चंद्रमा अंशों में अधिक हो जाए, तो प्रस्ताव विजयी हो ही नहीं सकता, शत्रु ही विजयी होगा, ये कहना ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ और ना में जवाब दे दीजिए, आगे बढ़ जाए। जी सर। क्लियर है। जी गुरु। अब कहता है कि दोनों वर्ग स्वामियों में केंद्र स्थिति केंद्रेश से इत्तिसाल हो तो प्रश्नकर्ता का जय कहना चाहिए, और वर्गेश चर राशि में रहता हुआ बलवान हो तो वह पहले शत्रु को जीत ले किंतु बाद में स्वयं भी नष्ट हो जाता है। अब इसको आप लोगों को समझने का जरूरत है। पहले हम बताते हैं कि दोनों वर्ग स्वामी, अर्थात वर्ग मतलब लग्न का और सप्तम का स्वामी, केंद्र स्थित केंद्रेश जो दशम और चतुर्थ का स्वामी है वो केंद्र में ही स्थित है, केंद्रेश से इत्तिसाल हो तो प्रश्नकर्ता का जय कहना चाहिए। तो ऐसे में क्या कह रहा है कि यदि प्रश्नकर्ता चतुर्थेश के साथ इत्तिसाल कर ले तो भी जय हो सकता है, और दशमेश के साथ इत्तिसाल कर ले तो भी जय हो सकता है। यदि वर्गेश चर राशि में रहता हुआ बलवान हो तो वो पहले शत्रु को जीत ले किंतु बाद में स्वयं नष्ट हो जाता है। आप इसको सरल शब्दों में समझिएगा कि हम लग्न है, लग्न का चतुर्थेश के साथ केंद्रेश के साथ भी इत्तिसाल हो जाता है तो भी हमारा विजय है यदि केंद्रेश चर राशि में स्थित हो, लेकिन ऐसे विजय में बाद में हमारा भी पतन हो जाता है। और दशमेश के साथ यदि संबंध इत्तिसाल हो तो हमारा पतन नहीं होता। चतुर्थेश के साथ इत्तिसाल होने पर, चतुर्थेश चर राशि में होने पर यदि लग्नेश के साथ संबंध हो तो विजय होता, लेकिन बाद में प्रष्टा का भी पतन हो जाता है। समझ में आया? मैं कोशिश करता हूँ जो आपने बताया। ना उससे ना, कोशिश अच्छा। करने की जरूरत नहीं है, जी सब चीज भूल जाइए। एक ही चीज याद रखिए कि लग्नेश का चतुर्थेश यदि केंद्र में हो, यदि केंद्र में हो, अन्य जगहों की बात नहीं हो रही है, और उसके साथ इत्तिसाल हो जाए तो भी प्रष्टा का विजय हो सकता है, लेकिन बाद में उसका पतन हो जाएगा। पतन का मतलब बात समझिए, लड़ाई इतना हो गया कि राजा मंत्री सब शत्रु के मारे गए, लेकिन आपके भी सेना का इतना नुकसान हो गया कि आप जी करके भी कुछ हासिल नहीं किए। समझ गए ना? तो आपका भी उस युद्ध में सारा सर्वस्व समाप्त हो गया। अभी वही यूक्रेन का सर्वस्व समाप्त हो रहा है। अभी यूक्रेन का ही नहीं, ये तो बहुत गलत स्टेप ले लिया है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने। यूक्रेन को मदद कर करके रोज का रोज जो है, और यदि गलती से 3 साल बाद भी रशिया जीत गया ना तो ये सभी देश मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। फिर चाइना
ताइवान के ऊपर आक्रमण करेगा और फिर वो उसी तरह से लड़ेगा। तो जियोपॉलिटिक्स को नहीं पता हमको, हम अपने हिसाब से दुनिया को देखना चाहते हैं। हमें भी भगवान ने 2 आंख दिया है और 2 आंखों से ही दुनिया देखा जाए नहीं, प्राप्त ज्ञान के अनुसार जो दुनिया देखते हैं उसमें लगता है कि ये लोग इसी तरह से खुरखार करते हुए बाद में कहीं तीसरा विश्व युद्ध 2030 में न समेट के न दे दें। क्यों? कहा जाता है कि महामारी के 10वें साल में विश्व युद्ध हो जाता है। ये मैंने अपने इसमें भविष्यवाणी की हुई है। अब पता नहीं वो आगे सच होता है कि नहीं होता है कि 2030 के आसपास विश्व युद्ध होना चाहिए, तृतीय विश्व युद्ध। तत्काल बचते रहेंगे तो 2, 3, 4 साल तक चाइना लड़ेगा, क्या नाम है, रशिया लड़ेगा हमें यूक्रेन से। हारेगा कौन? यूक्रेन थोड़ी, यूक्रेन तो कब का हार चुका है। अब तो वहां यूरोपियन यूनियन जो भी है, नाटो, अमेरिका, ये लड़ रहा है। अब ये वाला काम यहाँ अमेरिका हार जाएगा, नाटो हार जाएगा, तो चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर देगा। 4 साल 5 साल वहां लड़ेगा, उसके बाद नाटो का स्थिति खराब हो जाएगा। अमेरिका चाइना मिल करके फिर जो है सो एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट फिर हथियार खींच देगा। अभी डायरेक्ट अमेरिका रशिया को नहीं मार रहा है, अपना बम दे रहा है यूक्रेन वाले को कि हाथ यूक्रेन का, बम हमारा, चला दो। तब क्या होगा? हाथ भी हमारा और बम भी हमारा, तब विश्व युद्ध होगा। विश्व युद्ध तो चल रहा है। कौन कहता है कि विश्व युद्ध नहीं चल रहा है? विश्व युद्ध चल रहा है। तो अभी ये शीत युद्ध चल रहा है विश्व का, खुल के नहीं आए हैं। हाथ तुम्हारा बम हमारा चल रहा है। आगे सोचेंगे। तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि चतुर्थेश के साथ भी संबंध लग्नेश का होने पर त्रष्टा का विजय हो सकता है, लेकिन ऐसे विजय में वो खुद का भी पतन कर लेता है। सिर्फ विजय नाम मात्र का रह जाता है, सब चीज बर्बाद हो जाता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना ओम प्रकाश जी? नहीं सर, इसमें चतुर्थेश का सप्तमेश से भी रिलेशन बना। हमने ये समझा कि लग्नेश का दशमेश के साथ रिलेशनशिप बन गया तो पहला आदमी जीत गया। सप्तमेश से चतुर्थेश का रिलेशनशिप अच्छा बन गया विद सपोर्ट, तो शत्रु जीत गया। अब हम तीसरा कंडीशन कह रहे हैं कि लग्नेश का चतुर्थेश के साथ संबंध बना, दशमेश की जगह चतुर्थेश से बन गया, तो भी वो जीत सकता है, लेकिन वो खुद भी बर्बाद हो जाएगा मोटा मोटी। इसमें अगर सप्तमेश का भी चतुर्थेश से रिलेशन है और लग्नेश का भी चतुर्थेश से हो गया, ये कॉम्प्लिकेशन लास्ट में ये भी बन सकता है। ये युद्ध चलेगा, चलेगा, ये लंबा चलेगा। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। तो कहते हैं कि लग्नपति 12वें भाव में हो तो प्रश्नकर्ता का स्वयं नष्ट हो जाता है। समझ गए ना? और यदि 7वें भाव का स्वामी 6ठे स्थान में हो, अपने से 12वां हो, तो शत्रु अपने आप नाश हो जाता है, उसको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हुआ? ये वाला चीज बहुत आसान था। लग्नेश 12वें में है तो प्रश्नकर्ता का नाश हो जाएगा। सप्तमेश 12वें में, अपने से 12वें 6ठे स्थान में है तो शत्रु का नाश हो जाएगा और अपने आप हो जाएगा, किसी से लड़ने जोड़ने की जरूरत नहीं। दशमेश लग्न में हो और चतुर्थेश सप्तम में हो तो परीक्षक को शत्रु की सेना से सहायता मिलेगी। परीक्षक को, अब देखिए क्या मजेदार बात है। यदि दशमेश लग्न में चला गया और चतुर्थेश सप्तम भाव में चला गया तो ये लग्नेश का चतुर्थ उसका सुख से भी निहित है ना। तो अब क्या होगा कि शत्रु की सेना हमको मदद कर देगी, सहायता कर देगी। अब कहता है कि यदि याई के ग्रह को सूर्य तथा चंद्रमा का इत्तिसाल हो तो विजय, और यदि मुश्रिफ योग हो तो उसके सेना का नाश होता है। तो
यहाँ पर इस संदर्भ को छोड़ दीजिए, यायु को ग्रह सूर्य और चंद्रमा का इत्साल हो तो विजय और मुशरिफ योग हो तो उसकी सेना का नाश होता है, इसको छोड़ दिया जाए। दशमेश लग्न में हो और चतुर्थे सप्तम भाव में हो तो ऐसे स्थिति में भी त्वष्टा का विजय संभव है, इस बात को ही मान करके चलना चाहिए। क्लियर हो गया? कुमार प्रवीण जी बताइए क्या प्रश्न है। सर वो जो हम अपवाद देख रहे हैं कि अगर चतुर्देश केंद्र में ही हो और लग्नेश से संबंध हो, तो उसमें हमने चर राशि का कहा है कि अगर वो बात पहले जीत के बाद में उसका नाश होगा तो चर राशि के लिए कहा है, तो अगर या सबके लिए कहा है सर वो? चर राशि उसी के लिए कहा है, बाकी चर राशि का प्रयोग अपने हिसाब से हर जगह आप कर सकते हैं। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, शीर्षोदय, पृष्ठोदय, ये हर जगह बताया नहीं जाएगा। इसका प्रयोग आप अपने हिसाब से जहां जरूरत हो वहां कर सकते हैं। तो ठीक कहने है, का मतलब लग्नेश अगर चर राशि में होगा तो फिर बाद में नाश हो जाएगा उसका। कह सकते हैं। जीत भी तो हो सकता है ना। हम जी तो जीत हर हार दोनों के लिए आगे बढ़ेंगे। जी गुरु तो कई प्रकार के कॉम्बिनेशंस आपको बताए गए। ठीक है, जी गुरु ये सारे कॉम्बिनेशन को दिमाग में समझ में आइएगा। अगले क्लास में 5 मिनट में उगल दीजिएगा मेरे सामने, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? थैंक यू। आज इतना ही रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम।